तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने विंड इंजीनियरिंग के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट किया था। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा स्टेबिलिटी चेक्स के पॉइंट्स डिस्कशन किया था कि हम लोगों को जो हमारा जो प्रोजेक्ट्स है उसको प्रोसीड करने के लिए हमारा क्या स्टेप होना चाहिए, क्या चेक करना होना चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो एक बार फिर से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चले। तो दीज आर द स्टेबिलिटी चेक्स वी नीड टू परफॉर्म। ठीक है। तो सबसे पहले था हमारा मॉडल एनालिसिस। देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट हमको मिले, एक बार मॉडल तैयार हो जाने के बाद, मतलब मॉडल में जो भी कुछ आपको डिफाइन करना है, लोड्स, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, जो भी कुछ डेफिनेशन एक बार बनाना हो गया, उसके बाद खाली मॉडल रन करना, डिजाइन करना इतना ही नहीं होता। उसके बीच में हम लोगों को बहुत कुछ परफॉर्म करना भी होता है। राइट। सो दीज आर द मेन स्टेबिलिटी चेक्स वी नीड टू परफॉर्म। तो सबसे पहले आता है हमारा मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? मॉडल मतलब मूड, बिल्डिंग का मोड या फिर मूड को सही करना। जैसे कि कभी कभार होता है ना कि हम लोगों को, इंसानों को भी हमेशा मूड सही नहीं होता। थोड़ा कभी गुस्सा होता है, कभी नॉर्मल होता है। तो सिमिलरली बिल्डिंग्स का भी ऐसे मूड हमको सही करना होता है, ताकि जब भी कोई अर्थक्वेक आए तो वो प्रॉपरली एज पर डिजाइन वो परफॉर्मेंस कर सके। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ चेक्स परफॉर्म करना होता है और उसके रिगार्डिंग हमको प्रोसीड करना होता है। तो मॉडल एनालिसिस में जो सबसे पहले करना है हम लोगों को, दैट इज द नेचुरल टाइम पीरियड सेटिंग। अब मैंने तो पहले आपको बोला था कि नेचुरल टाइम पीरियड होता क्या है। पेंडुलम का एक एग्जांपल मैंने बहुत पहले आप लोगों को दिया था, राइट। तो ये नेचुरल टाइम पीरियड जो होता है एक बिल्डिंग का, दैट शुड बी लाइक 0.1 n सेकेंड्स। अभी यहाँ पे एन मतलब कि नंबर ऑफ स्टोरी या फिर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल लेवल्स। मान लो कि आपके पास अभी G+5 बिल्डिंग, G+5, ग्राउंड प्लस 5, यानी कि 6 लेवल्स है, राइट। इंक्लूडिंग टेरेस अगर उसको पकड़े तो टोटल 7 नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल लेवल्स हो गया, G+5 + T। तो अगर 7 नंबर ऑफ फ्लोर्स है तो बिल्डिंग का नेचुरल टाइम पीरियड कहीं ना कहीं 0.7 के आसपास होना चाहिए, यानी कि 0.1 × 7। तो कितना होगा? 0.1 × 7, 0.1 × 7 यानी कि 0.7 सेकेंड्स। इसके आसपास आपका नेचुरल टाइम पीरियड होना चाहिए। मतलब कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो फिर बिल्डिंग जो सोए होता है, मतलब बिल्डिंग जो ऐसे हिलता है ना थोड़ा, तो फर्स्ट मूवमेंट, इनिशियल इनिशियल उसका जो पोजीशन था उसमें से वो राइट मूव करेगा, उसके बाद लेफ्ट मूव करेगा, उसके बाद इनिशियल पोजीशन में आएगा। फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो पहला वाला जो साइकिल होगा, दैट शुड बी टेकन बाई 0.7 सेकेंड्स। पहला जो मूवमेंट होगा वो कंप्लीट होने का टाइम रहेगा 0.7 सेकेंड्स। तो ये हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर मान लो कि 0.7 सेकेंड के थोड़ा नीचे हो गया, मतलब कि बिल्डिंग मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, उसका मतलब है बिल्डिंग का स्टिफनेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। बिल्डिंग का स्टिफनेस यानी कि उसका कॉलम, शेयर वॉल सेक्शंस बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल क्यों करना पड़ेगा? मैंने इसका भी रीजन आप लोगों को बताया था। एक बैनियन ट्री और एक पतला सा जो ट्री होता है, उसका एक एग्जांपल मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था।
अगर आप लोगों को याद है, द सेम रीजन, उसके वजह से हम लोगों को टाइम पीरियड एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, हम लोग पहले अर्थक्वेक कैलकुलेशंस में एक टाइम पीरियड थ्रू फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। अब वो फॉर्मूला के हिसाब से जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज स्टैटिक टाइम पीरियड, और मैं अभी जो टाइम पीरियड का बात बोल रहा हूं दैट इज द डायनामिक टाइम पीरियड। ठीक है, इट इज मोर रियलिस्टिक, इट इज मोर रियलिस्टिक। नेक्स्ट इज द प्रेफर्ड बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर शैल बी ट्रांसलेशनल, नॉट रोटेशनल। मतलब अगर कोई सामने एकदम सीधा खड़ा है, पीछे से कोई आके धक्का देगा, तो बंदा जो है जिसको धक्का मारा गया वो सामने की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब हिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उस वो डायरेक्टली पीछे मुड़ के जो जिन्होंने धक्का दिया है उसको देखे। पहले वो सामने मूव करेगा, उसके बाद थोड़ा टाइम लेके वो घूम के देखेगा, राइट। तो पहले ही रोटेशन नहीं आना है, पहले ट्रांसलेशन आना है। ट्रांसलेशन यानी कि एकदम सामने सामने मूव करना है, आगे पीछे या फिर दाएं बाएं, आइदर आगे पीछे और दाएं बाएं। अगर आप प्लान व्यू में देखोगे तो प्लान व्यू में आइदर वो दाएं या फिर बाएं मूव करेगा या फिर सामने और पीछे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मूवमेंट। ठीक है, टोटल समेशन ऑफ द मॉडल मास पार्टिसिपेशन। अब ये सब क्या होता है हम थोड़ा बाद में जानेंगे धीरे धीरे करके। टाइम पीरियड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट मोड एंड सेकेंड मोड, पॉइंट नंबर ई। पहला मोड और सेकेंड मोड एंड सेकेंड मोड से थर्ड मोड, इन तीन दोनों का डिफरेंस 10% से ऊपर होना चाहिए, शैल बी मोर देन 10%। तो मतलब कि पहला जो बोला मैंने कि फर्स्ट टाइम पीरियड 0.7 सेकेंड होगा, तो सेकेंड मोड का मतलब ये ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग तो रुक नहीं जाएगा, वो तो कंप्लीट मतलब वापस एक साइकिल और करेगा। तो सेकेंड साइकिल का टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होगा, राइट। पहले का सबसे ज्यादा होगा, सेकेंड साइकिल का टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होगा। टाइम टेकिंग लाइक 0.65 सेकेंड्स या फिर 0.5 सेकेंड्स, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहला अगर 0.7 सेकेंड्स हुआ और दूसरा अगर 0.5 सेकेंड्स, तो इन दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंस, टाइम पीरियड का जो डिफरेंस होगा परसेंटेज में, ये 10% से ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट टू मोड्स, पहला दो मोड हमेशा ट्रांसलेशनल होना चाहिए, थर्ड मोड आपका रोटेशन में हो सकता है। दिस इज द बेसिक्स। ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है, याद रखने की कोशिश करना है। पहले आप लोगों को पहले ही थोड़ा इसको याद करना थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है हर एक पॉइंट, बट आप लोगों को जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ ये आपको याद होता रहेगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देन इट विल नॉट वर्क, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, डिफ्लेक्शन। देखो, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बीम का डिफ्लेक्शन आता है, स्लैब का भी डिफ्लेक्शन आता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन का जो लिमिट होता है दैट शुड नॉट बी मोर देन स्पैन बाय 350 और 20 mm, विच एवर इज लेसर। मैं अभी जस्ट पॉइंट्स को डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके बाद में एक एक करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे चेक करना होता है मॉडल में। द लैटेरल डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या बोला था मैंने, डिफ्लेक्शन, अभी मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। जब भी अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग मूव करता है, राइट, इधर दाएं और फिर बाएं, या फिर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया तब भी हाई राइज बिल्डिंग्स थोड़ा मूव करता है। दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट का भी एक लिमिट होता है कि उससे ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, दैट शुड बी एज पर दिस lateral load, sorry, lateral displacement of building against seismic load shall not be more than
हाइट बाई 250। यहाँ पे हाइट जो होगा दैट शुड बी इन मिलीमीटर्स, तो आपका आंसर भी मिलीमीटर में ही आएगा कि इतना मिलीमीटर से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया उतना ज्यादा, दैट शुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल। Similarly for the wind, h by 500. Next, point number 5, drift. Drift limit should be up to 0.004 against seismic activity. Against wind activity 0.002। बिल्डिंग के अंदर कोई भी सॉफ्ट स्टोरी नहीं होना चाहिए और बिल्डिंग आपका टॉर्शनली इरेगुलर नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक चेक्स। ठीक है, अभी आप लोग बेसिक ईटैब से थोड़ा एडवांस्ड ईटैब्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। सो आई होप आपका बेसिक्स जो भी मैंने आज तक पढ़ाया या फिर जो भी कुछ बोला, दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मॉडल एनालिसिस, हाउ टू परफॉर्म दैट। माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म। ক্লিয়ার। ক্লিয়ার। Yes. বলছিলাম কি ড্রিফ লিমিট আর সফট স্টোরি ব্যাপারটা একটু বললে ভালো হয়। সফট স্টোরি আর কোনটা? ड्रिफ्ट लिमिट। ड्रिफ्ट लिमिट। ड्रिफ्ट लिमिट एंड सॉफ्ट स्टोरी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। जैसे होता है ना कि बिल्डिंग का जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो एकदम ग्राउंड फ्लोर जो होता है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का कोई वॉल्स नहीं होता, वहां पे पार्किंग वगैरह होता है, राइट? यस। सो पार्किंग अगर होता है तो वहां पे कोई वॉल नहीं होता, क्या वहां पे स्टिफनेस कम हो गया। अभी ऊपर का जो लेवल्स है उसमें स्टिफनेस ज्यादा है क्योंकि वहां पे नॉर्मल ब्रिक वॉल्स अवेलेबल है, बट नीचे के लेवल पे ब्रिक वॉल नहीं है, वो पूरा ओपन स्टोरी है, ओपन स्टोरी, कन्फाइंड नहीं है, खुला हुआ है। तो क्या होगा, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो बेस जहां पे वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है, दैट बेस इज वीकर। वहां पे लेटरल स्टिफनेस बहुत कम है। लेटरल स्टिफनेस मतलब स्टिफनेस अगेंस्ट लेटरल फोर्सेस। लेटरल फोर्सेस के अगेंस्ट में जो स्टिफनेस होगा दैट शुड बी वेरी वेरी मिनिमम। तो फिर क्या होगा, एकदम ग्राउंड लेवल पे कॉलम्स जो है वो ब्रेक हो सकता है। ऊपर के जो लेवल्स है, एबव लेवल्स, फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल, जहां पे ब्रिक वॉल्स अवेलेबल है, शायद वहां पे फेलियर ना आए, बट नीचे स्टिफनेस कम होने की वजह से वहां पे फेलियर आ सकता है। तो क्या होगा, पूरा का पूरा बिल्डिंग बेस लेवल पे क्रैक होके धस जाएगा, नीचे अचानक से गिर जाएगा। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड सॉफ्ट स्टोरी। इसके वजह से जो फेलियर आता है दैट इज नोन एज सॉफ्ट स्टोरी फेलियर। मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। आपको ये पिक्चर दिख रहा है? हाँ। तो यहाँ हाँ। पे देखो आप, पूरा का पूरा ऊपर का बिल्डिंग सही सलामत है, बट नीचे पूरा धस गया। तो नीचे बिल्डिंग के जो पैर है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है वहां पे ही सबसे ज्यादा वीकनेस है। तो ऊपर का बिल्डिंग सही सलामत है, बट नीचे उसका वीक मतलब उसका स्टिफनेस बहुत कम है। इसके वजह से जो फेलियर ऑकर करता है दैट इज सॉफ्ट स्टोरी। वहां पे वो जो स्टोरी है ग्राउंड फ्लोर पे, जो फर्स्ट फर्स्ट स्टोरी आता है दैट इज वेरी सॉफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू above फ्लोर्स। ओके, ओके।
नाउ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है मैं अभी नहीं बोलता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बोलूंगा, जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा उसके बाद आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगा, ठीक है। ओके। आज मॉडल एनालिसिस के पहले आपको थोड़ा बहुत एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ से क्या चेक करना हो सकता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट चेक, मैं थोड़ा इसके ऊपर आज डिस्कशन कर लेता हूँ कि बिल्डिंग का डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर 3, lateral displacement of building against seismic load shall not be more than h by 250, राइट। तो हमारा मॉडल जो था पहले उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों का भी मॉडल तैयार है। तो दिस इज आवर मॉडल, राइट। ये हमारा मॉडल था। तो यहाँ पे मेरा मॉडल रन है। तो सबसे पहले हमको जो चेक करना है कि व्हाट इज द बिल्डिंग हाइट, हमारे पास बिल्डिंग का हाइट कितना अवेलेबल है। तो अगर आप लोग स्टोरी डेटा या फिर आप एडिट में जाके एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम में गए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि मॉडिफाई में जाने के बाद आपका बिल्डिंग का एलिवेशन पता चलेगा, राइट। बेस लेवल यानी कि फाउंडेशन टॉप लेवल से रूफ लेवल तक का आपका जो बिल्डिंग का एलिवेशन है दैट इज 21 मीटर, ठीक है। तो एक बार मैं नोट में जाता हूँ। बहुत सारा नोट हो गया है यहाँ पे आपका। हम्म, ये हमारा फाउंडेशन टॉप है, राइट। नीचे जो मैंने डॉटेड लाइन में दिखाया वो ग्राउंड लेवल से नीचे का हाइट है। तो हमारा जो बिल्डिंग हाइट है दैट इज फ्रॉम द फाउंडेशन टॉप टू द रूफ लेवल, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, 21 मीटर। तो मैंने क्या बोला था कि आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट अर्थक्वेक है दैट इज एच बाई 250, राइट। एच बाई 250। तो एक बार इसको कैलकुलेट करके बताओ कि एच बाई 250 अगर है तो अगर आपको 21 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा तो कितना आएगा, 21,000 डिवाइड बाई 250, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 84 84 मिलीमीटर। जी 21,000 डिवाइड बाई 250, 84 मिलीमीटर, 84 मिलीमीटर्स। यानी कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, ग्राउंड शेक होता है, तो फिर क्या होगा, आपका बिल्डिंग मूव करने लगेगा, राइट, अपनी जगह से ऐसे ऐसे मूव करेगा।
तो इनिशियल पोजीशन एक सेकेंड, इनिशियल पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा. तो दिस डेल्टा shall not be more than h by 250, shall not be more than h by 250 और 84 मिलीमीटर्स. तो हमारा मॉडल तो यहाँ पे रन है ऑलरेडी. नाउ वी हैव टू चेक दैट. टू चेक दैट हम लोगों को जाना पड़ेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑप्शन. यहाँ से आपको जाना है स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट्स. यहाँ पे शो में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक विंडो हमारे पास ऐसे खुल गया. शो में आपको चेक करना है डायफ्राम सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डायफ्राम सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट व्हिच लोड, अगेंस्ट अर्थक्वेक लोड, EQX, अगेंस्ट EQX, राइट. हमको अर्थक्वेक लोड के लिए चेक करना है. तो हम लोग यहाँ पे लोड केस को अर्थक्वेक जो हमने डिफाइन किया था पहले उसको ही सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो. ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन आपका एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है. एक्स एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट आपका शो हो रहा है, वाई एक्सिस पे आपका स्टोरी लेवल शो हो रहा है. ठीक है, तो एज बिकॉज वी आर नाउ लुकिंग इनटू द एक्स डायरेक्शन, तो हमको ब्लू वाला लाइन ही चेक करना है. ब्लू लाइन कहाँ पे चेक करना है? रूफ लेवल पे. सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आता है? एकदम रूफ पे. तो अगर आप माउस कर्सर को यहाँ पे लेके जाओगे तो आप नीचे यहाँ पे मैं जहाँ पे अभी माउस कर्सर ऐसे होवर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा आप फोकस करना. मैं यहाँ पे डॉट के वहां पे लेके गया तो नीचे एक ऑप्शन खुल के आया, देखो, स्नैप टू. स्नैप टू हाउ मच? 7.698412, 21, मतलब एक्स एंड वाई. एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, कॉमा वाई मतलब कि आपका एलिवेशन. ठीक है, 21 मीटर पे आपका डिस्प्लेसमेंट 7.6984 मिलीमीटर्स है. समझ गए? हाँ नवांकुर, कौशली, पूजा, হ্যাঁ বুঝেছি। तो आपका हाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का लिमिट के अंदर ही आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ रहा है. हेंस योर बिल्डिंग इज सेफ अगेंस्ट अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन मूवमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज यू नीड टू चेक फॉर अर्थक्वेक वाई. अब वाई में आपका कलर क्या है? लाल, रेड कलर. तो रेड लाइन को आपको देखना पड़ेगा. देखो कितना आ रहा है. नबांकुर बताओ कितना आ रहा है? हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? Yes, yes sir. audible. ऑडिबल. Audible. ओके, सो
EQY पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 4.804 mm, इतना मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके सिमिलरली यू नीड टू चेक फॉर द विंड लोड ऑल्सो। यहाँ पे अगर मैं विंड लोड एक्स में गया, पहले इसका लिमिट हम निकाल लेते हैं। अब जब हम विंड लोड का लिमिट निकालेंगे, उसका लिमिट क्या है, हाइट बाई 500। और मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जब आपको विंड लोड के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट लिमिट निकालना है तो आपको हाइट हमेशा एक्सपोज्ड हाइट, यानी कि जो आपका ग्राउंड लेवल से हाइट अवेलेबल है उसको ही लेना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम द फाउंडेशन टॉप। यानी कि इतना सा हाइट आपका नहीं आएगा विंड के अंदर। तो यहाँ पे नीचे 3 मीटर में माइनस कर दूंगा, 21 माइनस 3। 18 मीटर होगा। हम्म, 18 मीटर होगा। यस। तो फिर लिमिट कितना आएगा, 36 मिलीमीटर। 36 मिलीमीटर। कितना आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 4.12 मिलीमीटर, लेस देन 36, राइट। सिमिलरली फॉर विंड लोड वाई डायरेक्शन 5.01, 5 मिलीमीटर, बहुत कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। सो योर बिल्डिंग डिस्प्लेसमेंट against wind load and earthquake load are safe, are in the safer side। क्लियर है यहां तक? क्लियर। क्लियर। सेम चीज जो हम यहाँ पे देख रहे थे, यू कैन चेक इट फ्रॉम द शो टेबल्स ऑप्शन। शो टेबल में आपको जाना है और यहां से आपको लोड केस में अर्थक्वेक वाई, एक्स एंड वाई एंड WL x WL y इसको लेना है। लेने के तुरंत बाद ओके में क्लिक करो, गो टू एनालिसिस रिजल्ट्स, इसके अंडर जॉइंट आउटपुट, इसके नीचे डिस्प्लेसमेंट, इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, डायफ्राम सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट। जो हम ग्राफिकली देख रहे थे सेम चीज हमारे पास टेब्यूलर फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके एंड लुक, यहाँ पे आपको स्टोरी, हमको कहाँ कहाँ पे चेक करना है, रूफ लेवल पे, राइट। तो रूफ लेवल पे EQ एक्स, EQ x यानी कि एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7.698 मिलीमीटर। हम एक्स में देख रहे हैं EQ x, उसके वजह से UX इसमें देखेंगे। जब हम EQy में चेक करेंगे तब हम UY में देखेंगे। ओके, EQy का कितना आ रहा है, 4.8। विंड लोड अगेंस्ट एक्स डायरेक्शन 4.11 एंड विंड लोड वाई 5 मिलीमीटर। तो ऐसे करके आपका मतलब हर एक लेवल का यहाँ पे ग्राफिक टेबुलर फॉर्मेट में आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा चेक करना है टॉप लेवल पे, क्योंकि अगर टॉप लेवल पे सेटिस्फाई हो रहा है तो नीचे भी सेटिस्फाई हो ही जाएगा, नो इश्यूज। नाउ आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इसको देखना ही मतलब बस इसे देख के चेक करना है ऐसा नहीं होता।
आपको हमेशा आपके पास एक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। आपको हमेशा आपके पास एक रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि कोई पेशेंट आता है, उसको चेक करता है, ठीक है ना, उसका डायग्नोस्टिक्स होता है, एनालिसिस होता है, उसके बाद उसका एक रिपोर्ट आता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट। आपको भी एक सिंगल शीट रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो, आज तक मैं आपको बोल बहुत बार बोला कि जितना भी वीडियोस है कंप्लीट कर लो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज से आपका होमवर्क भी बहुत स्टार्ट हो जाएगा। आपको बस वीडियोस देखना नहीं है, आपको कुछ क्रिएटिविटी भी करना है। तो आपको मैं मेरा जो एक्सेल एक शीट है, ये जो भी कुछ करना है एक्सेल में करना है, ठीक है। मैं आपको एक शीट अवेलेबल है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाता हूँ। दिस इज कॉल्ड द SLS शीट। यहाँ पे आपका पूरा रिपोर्ट, यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या ड्रिफ्ट आ रहा है, सब कुछ। ये एक सिंगल शीट रिपोर्ट है। आपका इसका फॉर्मेट आपके हिसाब से आप बना सकते हो, नो इश्यूज। सेम ऐसा ही बनाना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। और हर एक रिवीजन, उसके साथ हर एक ट्रायल नंबर आता है, राइट। आर्किटेक्ट से जो ड्राइंग आता है, उसके बेसिस पे रिवीजन नंबर होता है, R0, R1, R2। तो हर एक रिवीजन के लिए हमको मॉडल को चेक करना होता है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करता, हमारा जो भी चेक्स होता है, जो सब कुछ पास नहीं करता, तब तक हमको ट्रायल्स लेना पड़ता है। इन सच ए वे दैट कहीं से आपको शेयर वॉल कम करना पड़ा, कहीं से शेयर वॉल हटाना पड़ा, कहीं पे कॉलम ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो ये सब इस स्टेज में होगा। जब आप चेक करोगे, ट्रायल्स लोगे, तो ये सब चीजें इस स्टेज में ही होगा। तो हर एक स्टेज का रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि ये आपका इनिशियल, हमारा जो कंडीशन है, जहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल फ्रेमिंग प्लान के हिसाब से मॉडल बनाया था, ठीक है। इसके हिसाब से हमारे पास एक रिपोर्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके पास मॉडल मास पार्टिसिपेशन, मतलब मॉडल एनालिसिस का रिजल्ट यहाँ पे होगा। इसके नीचे टॉर्शनल इरेगुलरिटी आएगा। उसके नीचे ऑटोसेस्मिक डेटा, जहाँ पे हम लोगों ने कोफिशिएंट यूज कैलकुलेट किया था। ये टेबल आपको आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया था पहले। सेम थिंग, सेस्मिक वेट, बेस शेयर, जो टेबल था वो वाला। इसके नीचे डायफ्राम डिस्प्लेसमेंट, जो हम भी अभी हमने चेक किया था, अगेंस्ट विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड। उसका जो टेबुलर फॉर्मेट में मैंने जो जो दिखाया आपको, सेम वो यहाँ पे पेस्ट करना है खाली, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इफ यू गो टू द टेबल अगेन एंड आउटपुट केस को राइट क्लिक करोगे, यहाँ से आपको विंडलोड एक्स एंड वाई, इसको शॉर्ट करना है। जैसे हम एक्सेल में करते हैं ना फिल्टर लगा के, सेम थिंग यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे रूफ लेवल का, यहाँ से देखो, यहाँ पे स्टोरी, डायफ्राम, आउटपुट केस, केस टाइप, ये सब तो है। अब मेरे एक्सेल में यहाँ पे केस टाइप अवेलेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ से केस टाइप को हटाना है। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे, कॉमन बॉक्स एक्स एंड वाई का जो मर्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपको केस टाइप को अनसेलेक्ट करना है, अप्लाई। तो टेबल से केस टाइप हट गया। तो सेम ऐसे जस्ट इसको कॉपी करना है, कॉपी, और आपका जो रिजल्ट रिपोर्ट शीट है, उसमें जाके पेस्ट करना है, ठीक है। तो सेम ऐसे करके आपको आपका खुद का एक शीट, जहाँ पे आपका जो भी कुछ आप चेक कर रहे हो, उसका एक रिपोर्ट फॉर्मेट होना चाहिए। एम आई क्लियर?
यस सर। यस। अब बताओ आप लोग ये रिपोर्ट कब तक बनाओगे, रिपोर्ट फॉर्मेट? मैं आपको एक रिपोर्ट फॉर्मेट का डेमो पीडीएफ आपको दूंगा। पीडीएफ को देख के आपका एक एक्सेल फॉर्मेट आपको घर पे बनाना पड़ेगा। ये आपका G+5 प्रोजेक्ट के लिए भी है, और आपका जो माइसोर प्रोजेक्ट है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन उसमें भी होगा। अच्छा, मेरे एक सवाल है। यस कौशली। जो तुमने डेमो देखा है ना, वो के पहले क्लास में दिखा चुके सब सब पीडीएफ, सब जो रो है ना, क्या बोलते हैं, कॉलम, सब कॉलम? एनालिसिस। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ अभी दिखाया नहीं है। एक ओ, दिन में कवर नहीं होगा ये, एक एक पॉइंट एक एक दिन 2 दिन में कवर होगा। ओके ओके, ठीक है। इतना इजी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ओके ओके, ठीक है। मैं लास्ट दिन बस उसको डिस्कशन किया था कि ये सब आपको करना है, बट कैसे करना है मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। बट ये चीज जैसे कि डिस्प्लेसमेंट चेक करना, इज इट वेरी डिफिकल्ट और इजी? ये इजी है। इजी है ना? हाँ। कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 2 मिनट हार्डली। ठीक है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का आपको क्लियर है, ठीक है। नाउ वी विल मूव इनटू द मॉडल एनालिसिस पार्ट। जब आपका मॉडल तैयार हो गया उसके बाद स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे मैंने जो एक्सेल बताया, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अवेलेबल है। पहले आता है मॉडल चेक, मॉडल एनालिसिस या फिर मॉडल मास पार्टिसिपेशन रिजल्ट। ये कंप्लीट होने के बाद टॉर्शनल इरेगुलरिटी चेक करना होता है। तो ऐसे करके हमको नीचे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। सॉफ्ट स्टोरी चेक वगैरह, ये सॉफ्ट स्टोरी चेक जो होता है उसको हम स्टोरी स्टिफनेस टेबल भी बोलते हैं। तो ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक एक करके। एक कंप्लीट हो गया उसके बाद नेक्स्ट। सो फॉर नाउ, as because we are starting the model analysis, डायरेक्टली उसको देखने से पहले जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स बताया था, इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी बट क्रिटिकल। कुछ टर्म्स होता है जो आप लोगों को पता नहीं है, तो वो टर्म मैं आज आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम नवांकुर बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे नए नए टर्म है, कभी सुना नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेरा एक क्वेश्चन है, आपको ये टर्म पता है? क्लियर है ये टर्म? हेलो? हेलो। ये सारी चीज बताओ। हाँ, नेचुरल टाइम पीरियड, हाँ ये पता है। डाउट है कुछ इसमें? नो। नो डाउट। सो टेल मी व्हाट इज द नेचुरल टाइम पीरियड?
कहीं आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये रहेगा आपका, आप बताओ नेचुरल टाइम पीरियड क्या होता है, आपका जवाब कैसा होगा? विजय, कैन यू टेल मी? सर, वन सर्कल टाइम पीरियड में वाइब्रेशन का एक बिजली का जितना वाइब्रेशन होता है, एक सर्कल टाइम पीरियड में बिजली का उसी का इनिशियल टाइम बोलते हैं उसको। क्या, एक बार फिर से बताओ। एक सर्कल कंप्लीट होने में वाइब्रेशन सर्कल कंप्लीट होने में बिजली का जितना टाइम लगता है। यस, वाइब्रेशन या फिर एक ऑसिलेशन, हाँ ठीक हाँ, है, ऑसिलेशन। एक सिंगल ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम नेचुरल टाइम पीरियड बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों को साइन कर्व पता है, साइन कर्व, ये वाला कर्व, तो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक बार ऊपर गया, एक बार इनिशियल कंडीशन में आया, फिर नीचे गया, फिर इनिशियल कंडीशन में आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उसको ही हम नेचुरल टाइम पीरियड या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा हर्ट्ज में बोलते हैं और टाइम पीरियड को सेकेंड्स में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली 1/t, उल्टा होता है, ठीक है, टाइम पीरियड जितना बढ़ता है फ्रीक्वेंसी उतना कम होता है। तो एक सिंगल ऑसिलेशन, मतलब ये साइन कर्व तो कंटिन्यू जा रहा है ना, नीचे ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, तो एक सिंगल ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको ही हम बोलेंगे नेचुरल टाइम पीरियड, ठीक है। पूजा, क्लियर? হ্যাঁ ক্লিয়ার। नेक्स्ट, ये वाला टर्म आपको अभी क्लियर है क्या? হ্যাঁ ফাইন ক্লিয়ার। सबको क्लियर है? हाँ क्लियर। सो पूजा, मुझे बताओ व्हाट इज ट्रांसलेशनल मूवमेंट एंड व्हाट इज रोटेशनल मूवमेंट? তুমি যেভাবে বুঝালে মানে আমি ওভাবেই বুঝতে পেরেছি যে কোনো ফোর্স যদি কোনো কাউকে দেওয়া হয়, মানে সে যদি ফার্স্টে মুভমেন্টটা মানে যে ফোর্স যে ডিরেকশনে দিচ্ছে সেখানে যদি মুভমেন্টটা হয় ওটা ট্রান্সলেশনাল। আর যদি ফোর্সের এগেনস্টে যদি মানে ফার্স্টে ট্রান্সলেশন হয় দেন রোটেশন হয় মানে। तो आपको मैं एक बार इसका डेमो भी दिखाता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे आपको मतलब बोलने से थोड़ा डिफिकल्टी आता है समझने में, देखने में इसका क्लियरिटी आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, क्लियर है, दिख रहा है सबको? हाँ हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ये दाएं से बाएं जा रहा है, बट थोड़ा बहुत इसमें सर्कुलेशन मतलब सर्कुलर मूवमेंट भी है, राइट।
ऐसा लग रहा है ना कि पेंडुलम से लटका दिया है बिल्डिंग को। हाँ, वही मैं बोलने जा रहा होता, पेंडुलम के जैसे लग रहा है। हम्म, तो इसका मूवमेंट अभी लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, डायरेक्शन इसका ये है। अगर मैं सेकेंड मोड में गया तो फिर देखो इसका टॉप डाउन, आगे पीछे इसका मूवमेंट है, राइट। थर्ड मोड में इसका मूवमेंट कैसा है, रोटेशनल। रोटेशनल। प्लान व्यू में आप देख रहे हो। स्टॉप करता हूं, एक बार 3D में जाता हूं, ठीक है। ये रहा आपका रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल बिहेवियर। मतलब बिल्डिंग का कोर, बिल्डिंग का जो कोर होता है वो बहुत स्टिफ है, तो उसको पॉइंट करके, उसको बेस करके बिल्डिंग चारों तरफ घूम रहा है। ये था सेकंड मोड। मतलब कि स्टिफनेस, इसका स्टिफनेस सेंटर की बाहर किधर है, बिल्डिंग के अंदर नहीं है, स्टिफनेस सेंटर बाहर है। ये पहला मोड था। अब समझ में आया। थर्ड मोड पे लोड कौन सा लग रहा है? यहाँ पे लोड नहीं है, यहाँ पे ये मॉडल बिहेवियर है। मॉडल बिहेवियर हमेशा मास एंड स्टिफनेस जैसे आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है उसके बेसिस पे होता है। इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैटरल लोड। जैसे कि इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई एक आदमी जो हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है, उसको कोई अच्छे से बात भी करेगा वो हमेशा मतलब गुस्सा करके रिप्लाई करता है। तो दैट इज हिज इनएविटेबल बिहेवियर। वो बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। कोई अच्छे से बोलेगा तब भी वो गुस्से से आंसर करेगा, कोई अगर गुस्सा करेगा तो फाड़ी देगा। सेम थिंग। अब ये मॉडल बिहेवियर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, थोड़ा समझना है इसको। ये क्वेश्चन किसने पूछा अभी? मैं नवंकुर मैं। नवांकुर, राइट। यस, गुड। मुझे एक चीज बताओ। एक सिंपल सा फंडा है, इसको मॉडल एनालिसिस को समझने के लिए, मतलब मॉडल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। दो आदमी हैं, ठीक है। दो, मान लो कि दो दोस्त हैं। एक का, किसी एक का एंगर इशू है, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। सेकंड जो फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड, वो भी बहुत गुस्से में रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोनों के बीच में चिंगारी लगा दो तो क्या होगा, बताओ। बताओ,
कोई तो बताओ। दो आदमी एंग्री है, मतलब उसका बिहेवियर एंग्री होता है, गुस्से में रहता है हमेशा। तो दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी ने कोई आके थोड़ा गुस्सा बन मतलब कोई पॉइंट लगा दिया, तो फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा? मारपीट हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ खत्म। सेकंड, कोई आदमी है जो बहुत कूल है, दूसरा बंदा भी बहुत कूल है, ठीक है, दोनों बंदा एकदम ठंडा है, कोई इशू नहीं है, दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं होता, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, राइट। अब एक आदमी है बहुत एंग्री है, उसका मिजाज थोड़ा गुस्से वाला है, उसका दोस्त है वो थोड़ा कूल मिजाज का है, ठंडा मिजाज का है। तो एक गुस्सा करता है तो दूसरा उसको संभालता है, राइट। इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी होगा, वो बैलेंस उन हो दोनों, जाएगा। हाँ, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल रहेगा, राइट। हाँ सर। एम आई क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बताओ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? कौशली, आर यू देयर? यस। समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ हाँ। अभी यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैंने पहले बताया था एक पॉइंट कि नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ बिल्डिंग, राइट। हाँ। इसके साथ साथ जब मैं ये टर्म में यूज करता हूं नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ बिल्डिंग, इसके साथ साथ बिना कुछ कहे एक और टर्म आता है, दैट इज नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ अर्थक्वेक। मतलब कि एक अर्थक्वेक जो आता है, इसका एक ओएफ फंक्शन होता है, राइट। अर्थक्वेक भी इधर प्राइमरी ओएफ सेकेंडरी ओएफ में चलता है, यानी कि उसका भी एक साइन टाइप ऑफ कर्वेचर होता है हमेशा। पहला हाई पिक से दूसरा हाई पिक तक जाने में उसका एक टाइम पीरियड लगता है, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। अगर दैट फ्रीक्वेंसी इज मैच्ड, 100% मैच्ड विथ योर बिल्डिंग्स फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, तो क्या होगा? कोई बता सकते हो? अर्थक्वेक का एक फ्रीक्वेंसी होता है और बिल्डिंग का खुद का एक फ्रीक्वेंसी होता है। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो क्या होगा? ये कोलैप्स हो जावे। करेक्ट, करेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, एंग्री एक इंसान, उसका फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसको एंगर इशू है, दूसरा आदमी उसका भी एंगर इशू है, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, एज ए रिजल्ट दोनों का रिलेशनशिप गया, दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। तो इन दैट केस, अगर अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी एंड
बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो एक फेनोमेना ऑकर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या? मतलब बिल्डिंग का स्टेबिलिटी जो अर्थक्वेक के टाइम के थ्रू ऐसे कम होना था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डिस्प्लेसमेंट कम होना था, अगर ये टाइम है, विथ टाइम जितना टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट उतना कम होता जाएगा, राइट? तो अगर बाई एनी चांस अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो ये बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन आ जाएगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी है मेरे पास, थोड़ा सा मतलब उल्ट पता अच्छा सीधा अच्छा नहीं है, बट मैं फिर से बताता हूँ। अगर किसी को थोड़ा गुदगुदी है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना कि गुदगुदी हमेशा नहीं होता, बट कोई पर्टिकुलर फेस पे गुदगुदी आने लगे तो भाई आदमी खड़ा नहीं रह सकता, वो हिलने डुलने लगता है बहुत। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेगा तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस टर्म को, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ क्लियर। अब इसी चीज को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल एनालिसिस। इसी चीज को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, बिहेवियर तो आपको समझ में आ गया अभी। यहाँ पे मैंने अभी जो मैंने बोला बिहेवियर, बिहेवियर मतलब कैसे बिहेव करेगा। आदमी उठ के चला जाएगा, गुदगुदी लगेगा तो मतलब वहां पे बैठा रहेगा चुपचाप, या फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब ऐसे लेफ्ट से राइट करेगा या फिर घूमेगा ऐसे, उसका बिहेवियर। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, मॉडल मास पार्टिसिपेशन, राइट? ये टर्म क्या होता है? आप लोग तो सभी स्कूल में गए हो छोटे जब थे, स्कूल कॉलेजेस। बताओ यार, कोई इंटरेक्शन करो, गए हो ना? हाँ। हाँ। तो फिर जब कोई सर क्लास लेने के लिए आता है तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। रोल नंबर के हिसाब से मान लेते हैं कि एक क्लास में आपके पास, एक क्लास में 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, एक क्लास में 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब सर ने बोला कि अगले दिन आपको एक होमवर्क करके लाना है, होमवर्क करके लाना है। तो हमेशा हर एक बच्चा होमवर्क करके लाता है क्या? नहीं। नहीं, नहीं। कोई कोई करके लाता है, कोई कोई करके नहीं लाता। तो बिल्डिंग में, बिल्डिंग का जब सेंसिटिविटी, बिल्डिंग के अंदर अगर कोई ऑसिलेशन मतलब आता है, मतलब उसका सेंसिटिविटी बढ़ने लगता है, अर्थक्वेक आता है तो क्या होता, क्या होगा? बिल्डिंग
मूव करेगा, मतलब बिल्डिंग के अंदर सेंसिटिविटी जनरेट हो रहा है। एट दैट सिनेरियो एट दैट सिनेरियो बिल्डिंग का कोई एक छोटा सा हिस्सा, मान लो अम, एक ग्राउंड फ्लोर का कोई एक कॉलम या फिर बीम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब वो उसका मूवमेंट नहीं है, जीरो मूवमेंट है, मतलब दैट बीम या फिर दैट कॉलम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग ड्यू टू दैट गिवन फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में बिल्डिंग का कितना पोर्शन एक्टिवेट होता है और कितना सा पोर्शन एक्टिवेट नहीं होता, इसी को हम बोलेंगे पार्टिसिपेशन। क्या पार्टिसिपेट करता है? मास। बिल्डिंग का जो मास होता है वही तो पार्टिसिपेट करेगा, राइट? अब थोड़ा इसको मैं एक्सटेंड करता हूं एग्जाम्पल को, कि एक टीचर ने बोला होमवर्क करके लाओ, ठीक है? तो 100 में से 60 लोग, 60 स्टूडेंट्स, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होमवर्क करके लाया, बाकी 40 होमवर्क नहीं करके लाया। तो अब अगर टीचर को पूछा जाए कि आपके क्लास में कौन सा स्टूडेंट सबसे बेटर परफॉर्म करता है, कौन सा नहीं, टीचर बोल पाएगा क्या 100% एक्यूरेटली? बताओ। नहीं। करेक्ट। क्योंकि जो बंदा होमवर्क करके नहीं लाता, ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा हो बट करके नहीं लाता, तो जजमेंट में टीचर जल्दबाजी में नहीं आ सकता। इन केस ऑफ बिल्डिंग्स, जब कोई पोर्शन, बिल्डिंग का पूरा पोर्शन में कोई पोर्शन सेंसिटिविटी के दौरान, मतलब कि अर्थक्वेक के दौरान या फिर कोई विंड लोड के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसका बिहेवियर, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का बिहेवियर हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए कोड ने हमको एक गाइडलाइन दिया है। आईएस 1893 ने हम लोगों को एक गाइडलाइन दिया है। क्या है? कि थर्ड मोड में हमारे पास फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड, बहुत सारे मोड्स होते हैं, ठीक है? हर एक मोड का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट मोड का एक टाइम पीरियड होता है, सेकंड मोड का एक टाइम पीरियड होता है। तो हर एक टाइम पीरियड के साथ एक फ्रीक्वेंसी भी आता है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पार्टिसिपेशन होता है। हमेशा 100% पार्टिसिपेशन होगा ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अब थर्ड मोड में, यानी कि थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट होने तक बिल्डिंग का 65% पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एम आई क्लियर? क्लियर। अगर थर्ड मोड में 65% पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो आपको मैं एग्जाम के लिए अलाउ नहीं करूंगा। समझ में गया? अभी अभी समझ में आ गया ना? बताओ, कुछ डाउट है अभी? नहीं।
लेकिन ये परसेंटेज पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया ये। रुको रुको, बताऊंगा, सब बताऊंगा। और एक पॉइंट है कि लास्ट मोड में, यानी कि एकदम लास्ट वाला जो मोड है, वहां तक आपका पार्टिसिपेशन 90% से अबव जाना ही चाहिए। ठीक है, लास्ट मोड में। बाकी 10% फेलियर है, मतलब वो ना के बराबर है। तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना होने लगा है, आप लोगों का पार्टिसिपेशन मुझे अभी भी बिलो 50% देखने को मिल रहा है ऑन द लाइव क्लास, ऑन द लाइव प्रोजेक्ट मैसूर। तो मैं कभी भी नहीं बोल सकता कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा। ये आप पार्टिसिपेट करोगे तो ही मैं बता पाऊंगा। जितना आप पार्टिसिपेट कर पाओगे उतना ज्यादा मैं आप लोगों का जो समझने में गलती है या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसको मैं कैच कर पाऊंगा। जितना ज्यादा आप डाउट पूछोगे उतना ज्यादा मैं आपको समझा पाऊंगा। Am I clear? यस सर। अब टाइम पीरियड डिफरेंस तो आई थिंक सबको समझ में आएगा, मतलब आ जाएगा। दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंस परसेंटेज में आपको निकालना है। फर्स्ट मोड का 0.7 है, सेकंड मोड का उससे कम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? सिंपल मैथमेटिक्स। पॉइंट नंबर एफ, प्रेफर्ड फर्स्ट टू मोड्स शुड बी इन ट्रांसलेशन। ये भी बिहेवियर में आता है। तो यहाँ पे आपका जो मेजर टर्म था वो था नेचुरल टाइम पीरियड, बिहेवियर, मॉडल मास पार्टिसिपेशन। ये तीनों आपका मेजर टर्म था समझने के लिए। अब मैं आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है हमको। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राफिकली आपको दिखा दिया था कि बिहेवियर कैसा है, कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि फर्स्ट मोड में मेरा बिल्डिंग ट्रांसलेशन में ही था थोड़ा बहुत, बट इट इज नॉट प्योरली ट्रांसलेशनल। इसमें थोड़ा बहुत रोटेशन भी आ रहा था, राइट? एक कर्वेचर आ रहा था फर्स्ट मोड में। अगर मैं यहाँ पे गया डिफ्लेक्ट शो डिफॉर्म शेप, इसमें मोड, लोड केस में मोड सिलेक्ट किया, मॉडल स्टेप 1, ड्रॉ कॉन्टूर ऑन ऑब्जेक्ट्स, इसको ऑन किया, शो कॉन्टूर फॉर डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट, क्लिक ऑन अप्लाई। तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप का कॉन्टूर दिख रहा होगा। सर्कुलर, सर्कुलर मतलब द बिल्डिंग इज नॉट मूविंग प्योर ट्रांसलेशनल, इसमें थोड़ा थोड़ा रोटेशन भी हो रहा है। बट सेकेंड मोड में आप देखोगे, सेकेंड मोड में इट इज मोर और लेस प्योर ट्रांसलेशनल, राइट? इसमें कर्वेचर बहुत कम है, ज्यादातर कर्वेचर एकदम स्ट्रेट ही जा रहा है या फिर थोड़ा सा टिल्टेड है। बट फर्स्ट मोड में इट इज नॉट प्योर ट्रांसलेशनल। तो ये आपका बिहेवियर आप इस तरह से स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पे फर्स्ट मोड, इसका पीरियड यानी कि टाइम पीरियड 0.67 सेकेंड्स, यानी कि फर्स्ट मोड का ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम है 0.67 सेकेंड्स। आप अभी अगर यहाँ से सेकेंड मोड में गए तो सेकेंड मोड का टाइम पीरियड है 0.51 सेकेंड। थर्ड मोड में गए 0.49 सेकेंड। तो ऐसे करके आप बिहेवियर के साथ साथ टाइम पीरियड भी देख सकते हो। अब क्वेश्चन था नवांकुर का कि परसेंटेज कैसे पता चलेगा भाई?
मैंने बोला कि थर्ड मोड में 65% चाहिए, लास्ट मोड में 90% चाहिए। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले शो टेबल्स। लोड केस में से आप चाहे क्लियर कर दो इसको, या फिर आप चाहो तो मॉडल इसको भी ले सकते हो। स्ट्रक्चर आउटपुट, मॉडल इंफॉर्मेशन, इसके नीचे आता है मॉडल पार्टिसिपेशन मास रेशियो। इसको ऑन किया, फाइल एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया। टेबल में क्या क्या है? मोड, ये फर्स्ट मोड है, ये सेकंड मोड है, थर्ड मोड, फोर्थ मोड, फिफ्थ मोड करके लास्टली 12 नंबर ऑफ मोड्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट मोड का टाइम पीरियड 0.674 सेकेंड्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही है। ये दादा ये मोड 12 तक ही होता है क्या? इससे ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना ले सकते हो। अच्छा। जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ मोड्स लोगे, उतना ज्यादा आपका एनालिसिस का टाइम बढ़ेगा, और बट एनालिसिस आपका रिफाइंड होगा। बट जनरली छोटे छोटे बिल्डिंग्स के लिए 12 नंबर ऑफ मोड्स इज सफिशिएंट। नाउ इसमें आपको दिख रहा है कि टाइम पीरियड क्या है। फर्स्ट मोड का टाइम पीरियड ये है, सेकेंड मोड का टाइम पीरियड 0.51 सेकेंड है, थर्ड मोड का उससे थोड़ा कम। तो जितना नंबर ऑफ मोड बढ़ रहा है, उतना ज्यादा टाइम पीरियड कम हो रहा है। मतलब जितना टाइम जा रहा है बिल्डिंग उतना स्टेबिलिटी के पास जा रहा है, बिल्डिंग स्टेबल हो रहा है। नाउ यू एक्स 0.6914, मतलब कि इसका परसेंटेज है 69.14%। फर्स्ट मोड में बिल्डिंग, आपका जो बिल्डिंग है वो एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 69.14% पार्टिसिपेट कर रहा है। बट वाई में उसका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल, यानी कि 0.22%। वाई में उसका मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, 0.22%। रोटेशन होता है RZ। फर्स्ट मोड में आपका जो बिल्डिंग है वो 13.31% रोटेशन में है। जो मैंने आपको बोला था ना कि फर्स्ट मोड का थोड़ा कर्वेचर आ रहा था ऐसे, तो ज्यादातर तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू ये रोटेट भी कर रहा था। एक पर्टिकुलर पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट को अगर आप पकड़ लो, तो उसके उसको सेंटर करके आपका बिल्डिंग मूव कर रहा था पेंडुलम की तरह। That means your building is under little rotation in the first mode.
और मैंने क्या बोला था कि बिल्डिंग का पहला मोड में रोटेशन अलाउड नहीं है। टू बी वेरी प्रिसाइज, फर्स्ट मोड में आप रोटेशन 10% से ऊपर अलाउ नहीं कर सकते। मैक्सिमम अलाउड लिमिट 10% ही है। ये कोड में स्पेसिफाइड नहीं है, ये एक थंब रूल है। पहला मोड में आपको रोटेशन 10% से नीचे रखना है। कैसे रखना है वो वो बाद में आएंगे, आज नहीं, कल, मतलब नेक्स्ट डे। सेकेंड मोड का यूएक्स जो है वो बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है, 0.05%। बट वाई सेकेंड मोड का वाई 77.81% पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकेंड मोड में आपने देखा था कि बिल्डिंग पूरा ही वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसमें रोटेशन भी बहुत कम है, 0.3% के आसपास, मतलब बिल्कुल नहीं है। यहां तक क्लियर है? यस थर्ड मोड में आप देखो, थर्ड मोड में आपका ट्रांसलेशनल, ये यूएक्स यूआई ये दोनों ट्रांसलेशनल बिहेवियर को दिखाता है। अगर ये ज्यादा है दैट मीन्स योर बिल्डिंग इज अंडर ट्रांसलेशन, बट इफ आरजेड इज मोर, ये आपका रोटेशन बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि फर्स्ट मोड में आपका रोटेशन यानी कि आर जेड जो है ये आपको 10% से नीचे लाना है, नीचे लेकर आना है। कैसे लाना है वो बाद में देखेंगे। देखो थर्ड मोड में आपका रोटेशन यहाँ पे 68.11% है। राइट? अर्जेट का जितना भी मोड है हम्म। इसको मतलब सबको 10 के नीचे रखना है। सबको नहीं, फर्स्ट मोड और सेकंड मोड को। फर्स्ट और सेकंड। मैंने बताया था यहाँ पे कि फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड टू ठीक है। मोड्स प्रेफरेबल टू बी इन ट्रांसलेशनल, थर्ड मोड कैन बी इन रोटेशन। अच्छा थर्ड मोड हो सकता है, ठीक है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज थर्ड मोड में यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका मास पार्टिसिपेशन का जो परसेंटेज होगा थर्ड मोड में 65% से ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि पहला मोड में ही एक्स डायरेक्शन में 65 से ऊपर है, सेकेंड मोड का फर्स्ट टर्म में ही 65% से ऊपर है। तो अगर आप समेशन यू एक्स थर्ड मोड में आप चेक करोगे, इट इज मोर देन 65%, एंड समेशन यू वाई इट इज ऑल्सो मोर देन 65%। मतलब कि इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। ज्यादातर केस में ये सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब होता ही है, मतलब ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है। बट कभी कभार होता है कि बिल्डिंग आपका बहुत स्टीफ है, बहुत ज्यादा ही, मतलब उसको गुदगुदी किया जाए तो भी वो गुदगुदी नहीं करता। ठीक है ना, अनसेंसिटिव है थोड़ा। इन दैट केस दैट शैल बी दैट माइट बी लेस देन 65%। तो आपको वो करना है ये कि उसका सेंसिटिविटी थोड़ा
वापस लाना है बाय रिड्यूसिंग सम स्टिफनेस फ्रॉम प्रॉपर लोकेशंस। आपको ये डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा, कहाँ से हम कम कर सकते हैं, कहाँ पे बढ़ा सकते हैं। एट द लास्ट मोड, summation of ux and summation of uy both are more than 90%, satisfying? Last but not the least, मैंने ये भी बताया था कि मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, कि फर्स्ट टू मोड, इन दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंस, और सेकेंड एंड थर्ड मोड, इन दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंस शैल बी मोर देन 10%। तो ये इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कैसे। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट and second mode shall be equal to time period difference 0.674 minus 0.51 divided by 0.674 into 100। कितना आएगा? 0.674 minus 0.51 divided by 0.674 into 100, 24%, 24.33। more than 10%, satisfied? Similarly, difference between second mode and third mode, 0.51 minus 0.495 divided by 0.51 into 100, 0.51 minus 0.495 divided by 0.51 into 100, 2.9%, less than 10%, not satisfied। तो अभी ये कंडीशन में जो मेरे पास जो बिल्डिंग अभी अवेलेबल है, इसमें दो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1, रोटेशन इन फर्स्ट मोड इज मोर देन 10%। इसको मुझे 10% के नीचे लाना है। फर्स्ट मोड का आरजेड वैल्यू 13% है, इसको मुझे 10% के नीचे लाना है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज सेकेंड एंड थर्ड मोड्स आर क्लोजली स्पेस्ड। मतलब कि ये जो सेकेंड मोड है, ये जो सेकेंड मोड में बिल्डिंग मूव कर रहा है, ये सेकेंड मोड से थर्ड मोड में जाने का जो इंटरवल है, ये बहुत ज्यादा कम है। बिल्डिंग अचानक से रोटेशन में आ रहा है, एक झटके में। तो कभी भी झटका प्रेफर्ड नहीं है, एक ट्रांजिशनल टाइम होना चाहिए। जैसे कि होता है ना, हाईवे में पढ़ते थे कि एक रास्ता जब कभी ऐसे मुड़ता है 90 डिग्री में, इट इज नॉट प्रेफर्ड। 90 डिग्री में कभी भी रोटेशन, एक रास्ता मुड़ना नहीं चाहिए, हमेशा एक
ट्रांजिशनल कर्व हमको देना पड़ता है ताकि आपका जो फ्लो है वो स्मूथ रहे। तो अगर बिल्डिंग का मोड्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड लेस देन 10%, मतलब आपका जो फोर्सेस होगा, अर्थक्वेक के वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एक झटके में चेंज होने वाला है। तो अगर झटका ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? कोई बता सकते हो? झटका लगेगा तो क्या होगा? गाना बजेगा, झटका जरा सा, बिल्डिंग गिरेगा, बहुत अच्छे से गिरेगा। एम आई क्लियर? यस क्लियर। सो फॉर टुडे इट इज, यहाँ पे ही हम खत्म करेंगे। इससे ज्यादा अगर आज पकड़ लिया तो सिर के ऊपर से जाएगा। किसी को कुछ डाउट पूछना है आज के टॉपिक के रिलेटेड? একবার দেখতে হবে পুরোটা, তারপরে মানে আরেকবার রিপিট यस, করবো। नेक्स्ट डे दादा अवश्य। वो एक्सेल टेबल बना के लाना है। टेबल आपको बनाना पड़ेगा। मैं उसका एक डेमो वर्जन आपको दे दूंगा, ठीक है? उसको देख के आपके खुद के फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। আচ্ছা, ওই টেবিলে যেটা রোটেশন আর ট্রান্সলেশনটা দেখছিলাম, ওখানে हम्म একটা এক্স এর ছিল, ওয়াই এর ছিল, আবার আর हम्म একটা সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই আছে। हम्म তো এই যে সামেশন এক্স, এটা কি কোনোভাবে ওই এক্স এর থেকে ক্যালকুলেশন করে আসছে না? यस यस यस, इट इज কিউমুলেটিভ। ওকে। একদম। মানে আমি দেখাচ্ছি একবার। देखो, फर्स्ट मोड का पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्या था? 0.6914। अगर इसके साथ आप इसके पैरेलली आप अगर समेशन यूएक्स देखोगे तो सेम है, राइट? अभी इसके साथ अगर सेकेंड मोड का यूएक्स पार्टिसिपेशन जो कि 0.0056 है, इसको ऐड कर दोगे तो फिर समेशन यूएक्स ওকে। 0.697 ऐड होके आ गया। सो इट इज क्यूमुलेटिव, ठीक है? अभी ঠিক। इसके साथ अगर आप थर्ड मोड का ऐड करोगे 0.1186 आ गया। हाँ, समझ गए। ओके, एनी डाउट्स? नवांकुर, विजय? तो सर नहीं, डाउट रहेगा तो एक बार देख के नेक्स्ट डे बताऊंगा। ओके, देखने के बाद डाउट आएगा। ठीक है। अच्छे से देखो क्योंकि अभी से आपका मेजरली आपका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जर्नी है वो ये स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ किया, कैलकुलेशन किया, बट जजमेंट अभी से शुरू होगा, ठीक है? ठीक है। So I'm stopping my recording. ओके।